आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर है हमारा फर्स्ट और टॉपिक हमारा सबसे मेन जो है इस वीडियो का वो है एरिनास ऑफ द कोल्ड वॉर। बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है और इसके अलावा दो तीन टॉपिक और हैं छोटे छोटे जो कि आपको मैं कराने वाला हूँ। वहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, वीडियो को बहुत ध्यान से आपको देखना है और टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप नाम से अपना ग्रुप है टेलीग्राम पर। यहाँ पे अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है आने वाले समय में मिलती रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दो तीन टॉपिक डिस्कस करने वाले थे। सबसे पहला टॉपिक है और ये पेपर में यहाँ पे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आता है। देखिए, मैं आपको बताते हुए चलूंगा कहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और कहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि वाई स्मॉलेस्ट कंट्री जॉइन अलायंस। ये जो गठबंधन थे, ये जो अलायंस थे, जो आपका आप पढ़ते हो ईस्टर्न अलायंस और वेस्टर्न अलायंस, ये स्मॉलेस्ट जो कंट्रीज थी वो क्यों इसको ज्वाइन कर लेती थी, उनको क्या फायदा था या इससे क्या नुकसान था उनको, ये आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, व्हेन द वर्ल्ड डिवाइड इनटू टू अलायंस सिस्टम, जब दुनिया दो अलायंस सिस्टम में बट गई थी, एक तरफ ईस्टर्न अलायंस था, दूसरी तरफ वेस्टर्न अलायंस था, तो ऐसे में क्या हुआ कि कुछ जो छोटे देश थे, यानी जो स्मॉलेस्ट कंट्री थी, स्मॉल कंट्री आप कह सकते हो इन्हें, ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये अलायंस में जुड़ गए और इन्होंने उसका अलायंस में जो इनको सुपर पावर ने जो सपोर्ट किया था उसका इन्होंने फायदा उठाया, वो भी अपने अपने हितों को ध्यान में रखे। यानी कि जो छोटे देश इन अलायंस में जुड़ गए थे, ज्वाइन हो गए थे, उन्होंने उसका फायदा अपने खुद के पर्सनली, मतलब अपने कंट्री को फायदा पहुंचा दिया। अब कैसे फायदा पहुंचा दिया ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, तो इसका आंसर बनता है ये आपको लाइन बिल्कुल ध्यान रखनी है। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि दे गॉट द प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन, यानी उनको सुरक्षा का वादा मिला था। यानी कि उनकी प्रोटेक्शन जो है वो कौन करेगा, सुपर पावर कर लेगा। यानी मान लो जो यूएसए वाले ग्रुप में शामिल हो गया, उसकी जिम्मेदारी प्रोटेक्शन की किसकी हो गई, यूएसए की हो गई। और जो यूएसएसआर वाले ग्रुप में शामिल हुआ उसकी प्रोटेक्शन कौन करेगा, यूएसएसआर करेगा। तो इस तरीके से इनको प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन मिला था, पहला पॉइंट। दूसरा क्या था, इनको इकोनॉमिक एड मिली थी, यानी कि इनको आर्थिक सहायता मिल जाती थी यहाँ से, और इनको वेपन्स मिल जाते थे क्योंकि छोटे देश थे, इनके पास उतने अच्छे लेटेस्ट हथियार नहीं थे। ठीक है, वेपन्स नहीं थे, तो ऐसे में इनको क्या मिल जाते थे, उनसे वेपन्स मिल जाते थे जिसका इस्तेमाल वो कर सकते थे किसके, उनके जो प्रतिद्वंदी होते हैं, जो इनके कॉम्पिटिटर होते हैं, उनके खिलाफ ये इसका इस्तेमाल कर सकते थे, और खासकर अपने नेबर्स के खिलाफ। ठीक है, जो उनके पड़ोसी कॉम्पिटिटर थे उनके खिलाफ। तो यहां से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये पेपर में आपके बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि छोटे देश क्यों शामिल होते थे, तो आप बता दोगे कि उनको प्रोमिस ऑफ प्रोटेक्शन मिला था, उनको इकोनॉमिक एड मिल जाती थी, उनको वेपन्स मिल जाते थे, इसलिए वो उसमें शामिल हो जाते थे। और इसका इन्होंने फायदा क्या करा, खुद के एडवांटेज में के लिए इसका इस्तेमाल कर लिया उन्होंने। ठीक है, आगे देखते हैं। एक पॉइंट यहां से बन जाएगा आपके लिए, थोड़ा सा अलग है। देखिए क्या हो रहा था उस टाइम पे, ये बात है 1945 के बाद। आपको पता है कि 1945 के बाद शुरू हो गया था दुनिया में दो दो गुटों में बांट लिया गया था, दो ब्लॉक्स में बांट लिया गया था, और ये 1991 तक ये जो समय जो है इसको हम कोल्ड वॉर एरा के रूप में देखते हैं। तो इस समय में बहुत सारी घटनाएं हुई। इसी टाइम पे क्या हो रहा था कि कुछ देश ऐसे थे जो कि नए नए आजाद हो रहे थे। ठीक है, तो मैनी न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कंट्रीज आफ्टर गेनिंग देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल पावर्स, जो ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश थे, इन्होंने बहुत सारे देशों को अपना गुलाम बनाया हुआ था, अपना उपनिवेश बनाया हुआ था। इनसे जो देश आजाद हो रहे थे, अब वो बहुत ज्यादा वरिड थे, यानी बहुत ज्यादा उनको चिंता थी। चिंता किस बात की थी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि दे वुड लूज देयर फ्रीडम, कहीं वो अपनी जो आजादी है उसको दोबारा से खो ना दे। ठीक है, दोबारा से खो ना दे। क्यों, अब देखिए क्या हुआ कि मान लीजिए बहुत सारे देश है, जैसे भारत का ही एग्जांपल ले लो। भारत 1947 में आजाद हुआ। ठीक है, आप सभी जानते हैं किससे आजाद हुआ, ब्रिटेन से आजाद हुआ, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, अब भारत के सामने जब आजाद हुआ 1947 में, तो उस समय दुनिया में यही माहौल चल रहा था। एक तरफ यूएसए वाला अलायंस था, दूसरी तरफ यूएसएसआर वाला अलायंस था। अब ऐसे में भारत के सामने एक ऑप्शन था, या तो वो यूएसए वाले अलायंस में शामिल हो जाए या फिर वो यूएसएसआर वाले अलायंस में शामिल हो जाए। अब ऐसे में क्या है, अगर किसी भी एक अलायंस में शामिल हो जाता है, मान लो भारत जैसे देश या कोई भी नव स्वतंत्र देश, नए आजाद हुए देश, तो उनके सामने खतरा क्या है। अब यूएसए में शामिल होते हैं तो वो यूएसए के खिलाफ थोड़ी जा सकते हैं। अब जो यूएसए कहेगा वो बात माननी पड़ेगी, यूएसए के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब इसमें शामिल होते हैं तो उनको इनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो बात ये आ जाती है कि फिर आजादी किस बात की, जब तुम्हें चलना महाशक्तियों के अनुसार है तो तुम किस बात के आजाद हो, आजाद तो तुम हो ही नहीं। यानी कहीं ना कहीं दोबारा से खतरा था कि हम अपनी आजादी खो देंगे या दोबारा से गुलाम हो जाएंगे।
तो ये बहुत बड़ी समस्या आ रही थी। अब ऐसे में क्या करे भाई नए देश, तो इनके लिए एक तीसरा ऑप्शन भी सामने आ गया। ऑप्शन क्या सामने आया देखिए, द अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वाज द नॉन अलाइंग मूवमेंट। एक क्या था, नॉन अलाइंग मूवमेंट की शुरुआत हुई। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखिए अब ऐसे में क्या था, एक तो यूएसए वाला अलायंस था जिसको हम वेस्टर्न अलायंस करते हैं, एक सोवियत यूनियन वाला यानी यूएसएसआर वाला था जिसको हम ईस्टर्न अलायंस कहते हैं। अब दुनिया को इन्हीं दो गुटों में बंटना था, यही दो ऑप्शन थे। लेकिन इन दोनों गुटों के अलावा एक और ऑप्शन दुनिया के सामने आ गया। ठीक है, वो ऑप्शन क्या था, वो था नॉन अलाइंड मूवमेंट। यानी कि ना तो तुम इसमें शामिल हो ना ही तुम इसमें शामिल हो, यानी कि ना तो तुम्हें यूएसए से जुड़ना है ना ही तुम्हें यूएसएसआर से जुड़ना है। तुम क्या कर सकते हो, अपने आप को स्वतंत्र रह सकते हो और एक अलग गुट में शामिल हो सकते हो जिसको हम नेम कहते हैं। ठीक है, नॉन अलाइंग मूवमेंट। तो भारत जैसे देश और बहुत सारे देश जो थे वो इसमें शामिल भी हुए थे। ठीक है, वो क्योंकि अपने आप को क्या चाहते थे, आजाद रखना चाहते थे। तो ये जो है नॉन अलाइंग मूवमेंट विच गेव द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री अ वे ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ द अलायंस। ठीक है, इन्होंने क्या करा, एक ऑप्शन दे दिया, एक विकल्प दे दिया कि अब तुम्हारे पास एक विकल्प है कि तुम किस तरीके से इन अलायंस सिस्टम से अपने आप को अलग रख सकते हो और तुम नॉन अलाइन मूवमेंट में जुड़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इसके ऊपर पूरा का पूरा एक वीडियो आएगा, आपका एक पार्ट आएगा और इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाते हैं। मैं आपको सारे कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आने वाले पार्ट में मैं आपको सारे कराऊंगा। तो अभी तो आप इतना ही जान लो कि इसने क्या करा, नए नए देशों को जो आजाद हुए थे उनको एक तीसरा विकल्प दे दिया। पहले ही जब तक ये नॉन अलाइंग मूवमेंट नहीं था तब तक किसी के सामने कोई विकल्प नहीं था, या तो उसको यूएसए में जाना था या यूएसएसआर में जाना था, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं था। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए क्या होता है, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आएगा ये, और बिल्कुल छोटा सा था इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, बस ये 2 लाइन याद रखना है आपको। क्या हुआ कि चाइना और यूएसएसआर, ठीक है, 1969 में एक विवाद हो गया इनके बीच में। चाइना और यूएसएसआर जो थे दोनों ही कम्युनिज्म को सपोर्ट करते थे। कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी का शासन भी यहाँ पे रहा है और कम्युनिज्म इनकी सोच में भी था। लेकिन क्या हुआ है, इनके बीच में एक छोटा सा वॉर हो गया, एक युद्ध हो गया 1969 में। ठीक है, एक छोटा सा वॉर हो गया। किस बात पे हुआ, रीजन क्या था इस वॉर का, तो रीजन जो था वो ये था कि एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो गया था, यानी कि एक छोटे से जमीन के टुकड़े को लेकर, एक भूभाग को लेकर इनके बीच में विवाद हो गया था, डिस्प्यूट हो गया था, जिसके लिए इन्होंने 1969 में एक छोटा सा युद्ध लड़ा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको ये 2 लाइनें याद कर रखने को कहा है। ठीक है, याद रखें इसे बिल्कुल। चलिए देखते हैं आगे। अब आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए आता है पेपर में, और ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको याद रखें। देखिए क्या हुआ, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन जाता है आपका कि वाई सुपर पावर्स नीड स्मॉलर स्टेट इन द अलायंस। अब भाई ये जो सुपर पावर्स थी इनको जरूरत क्यों पड़ जाती थी कि छोटे देशों को। अब आप सोचोगे कि भाई यूएसए और यूएसएसआर अपने आप में इतने ताकतवर थे, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, ठीक है, इनके पास मिलिट्री थी, इनके पास बहुत बड़ी आर्मी होती थी, इनके पास लेटेस्ट जो वेपन्स होते हैं वो होते थे, इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त थी, ठीक है, इनका नेटवर्क बहुत जबरदस्त था, सब कुछ इनके पास इतना तगड़ा था। तो ऐसे में क्यों छोटे देशों से इनको अलायंस करने की जरूरत पड़ती थी, ये क्यों चाहते थे कि छोटे जो देश जो है इनके साथ शामिल हो जाए जबकि ये इतने ताकतवर थे। तो इसके पीछे 4 रीजन आपके एनसीईआरटी में बताए हैं। ठीक है, 4 कारण आपके एनसीईआरटी में बताए, वो क्या क्या थे देखिए। एक तो क्या था यहाँ पे, देखिए वाइटल रिसोर्सेज मिल जाते थे इन देशों को, महाशक्तियों को इनको अपने में शामिल करके। जैसे मान लो कोई देश ऐसा है जिसके पास मिनरल्स एंड ऑयल जैसे संसाधन है, ठीक है, रिसोर्सेज है, अगर वो देश महाशक्तियों में शामिल हो जाता है तो महाशक्तियां उसके उन संसाधनों का इस्तेमाल कर सकती है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, गेट टेरिटोरियल बेस फ्रॉम वेयर सुपर पावर्स कुड लॉन्च देयर ट्रूप्स एंड वेपन्स। ठीक है, यानी कि ये जो महाशक्तियां थी इनको भू क्षेत्र मिल जाता था, यानी जमीन के टुकड़े मिल जाते थे, जमीन मिल जाती थी, यहां से क्या कर सकती थी महाशक्तियां जो थी, सुपर पावर जो थी, वो अपने वेपन्स का और सेना को लॉन्च कर सकती थी, उसका संचालन कर सकती थी। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट लोकेशन टू स्पाई ऑन ईच अदर, यानी इनको एक स्थान मिल जाता था, एक जगह मिल जाती थी जहां से वो एक दूसरे की जासूसी कर सकते थे। ठीक है, एक दूसरे की जासूसी कर सकते थे। तो ये तीसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा देखिए, गेट इकोनॉमिक सपोर्ट वेयर मैनी स्मॉल अलाइज
कुड कंबाइन टुगेदर टू पे फॉर मिलिट्री एक्सपेंसेस। अब देखिए क्या था भाई, इन महाशक्तियों की जो सेना थी वो बहुत बड़ी थी, इनके जो खर्चे थे सेना के वो भी बहुत बड़े थे। तो ऐसे में ये जो छोटे देश इनमें शामिल हो जाते थे तो उनसे उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाता था, ठीक है। इन गठबंधन में शामिल देशों से ये जो देश थे ये इनके खर्चे को वहन कर लेते थे। क्या था कि अपने मिलिट्री में इन देशों के सैनिक भी इस्तेमाल किए जा सकते थे, तो एक ये फायदा भी हो जाता था। तो ये जो 4 पॉइंट है ये पेपर में आपके पेपर के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों पॉइंट आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं और आपको बिल्कुल ये समझ लो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको आना चाहिए। अब आपका सबसे मेन क्वेश्चन है जो वो है एरिनास ऑफ द कोल्ड वॉर, ठीक है। अब समझिए इसे, देखिए क्या हुआ कि 1945 से लेकर 1991 तक का जो दौर है उसको हम क्या कहते हैं, कोल्ड वॉर एरा, यानी ये कोल्ड वॉर एरा कहलाता है। इस दौरान क्या हुआ, कई बार ऐसी चीजें सामने आई जब महाशक्तियां एक दूसरे के आमने सामने आ गई थी और ऐसा लगा था कि इनके बीच में वॉर हो जाएगा, बट हुआ नहीं। और कई जगह पे तो ऐसा भी सामने आया कि जो महाशक्तियों में शामिल जो छोटे छोटे देश हैं वो लड़ रहे हैं एक दूसरे से। यानी महाशक्तियां सामने नहीं आ रही पर वो छोटे छोटे देश आपस में लड़ रहे हैं, उनके बीच में छोटे मोटे युद्ध हुए, बट उससे क्या हुआ, कोई बड़ा नुकसान नहीं हो पाया। यानी कि ये जो वर्ल्ड वॉर नहीं हो पाया तीसरा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसको। क्या हुआ कि कोल्ड वॉर के समय की अगर हम बात करें तो उस समय में क्या हुआ था कि युद्ध के कारण, ठीक है, कई सारे मतलब संघर्ष हुए थे, कई सारे कॉन्फ्लिक्ट विवाद चल रहे थे, लेकिन इसमें से कोई भी विवाद इतना बड़ा नहीं हो पाया कि उसने वर्ल्ड वॉर का रूप लिया हो। यानी ये सब क्या हो गए, छोटे मोटे युद्ध चले, छोटे मोटे विवाद चले, ठीक है, संघर्ष चलता रहा पर बड़ा युद्ध नहीं हो पाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सही बात है कि युद्ध नहीं हुआ, वरना थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाता और बहुत खतरनाक होता, ठीक है। फिर क्या हुआ कि हाउएवर देयर वर सेवरल एरियाज वेयर द सुपर पावर वर पोइज्ड फॉर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। क्या हुआ कि हालांकि कई ऐसे क्षेत्र भी थे जहां पे जो महाशक्तियां थी, वो जो सुपर पावर थी वो सीधे संघर्ष की तरफ चली गई थी, मतलब डायरेक्ट ही आ गई थी। लग रहा था कि भाई फिर से वॉर हो जाएगा, पर फिर से एक अच्छी बात यह है कि वॉर नहीं हो पाया। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ऐसा कहाँ कहाँ पे हुआ, कोरिया में 1950 से 53 तक ऐसा माहौल रहा, ठीक है। बर्लिन में ऐसा रहा, कोंगो में ऐसा रहा, क्यूबा में तो आप पहले ही पढ़ चुके हो कि 1962 में क्या हुआ था कि दोनों महाशक्तियां बिल्कुल आमने सामने आ गई थी और दुनिया को लगा था कि वर्ल्ड वॉर थर्ड हो जाएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये वो जगह हैं जहाँ पे ऐसा माहौल हो चुका था बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वॉर नहीं हो पाया, ठीक है। विवाद छोटे मोटे रह गए बट बड़ा युद्ध का रूप नहीं ले पाए। अब आगे देखिए, ऐसा भी समय आया जब जो संकट था वो गहराता गया। क्यों गहरा हो गया, क्योंकि कोई भी जो पक्ष था, ना तो यूएसए ना ही यूएसएसआर, दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं थे। ऐसे में फिर लग रहा था कि युद्ध हो जाएगा, पर फिर भी ऐसा हुआ कि युद्ध नहीं हो पाया। जब भी हम एरिनास ऑफ कोल्ड वॉर की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है उन जगहों की, ठीक है, उन एरियाज की जहाँ पे क्राइसिस हुए, संकट चला, जहाँ पे वॉर थ्रेटन हुए, धमकियां मिली युद्ध की, लेकिन इनके बीच में, ठीक है, अलायंस के बीच में चल रहा था, लेकिन फिर भी इनके बीच में कोई बड़ा युद्ध नहीं हो पाया। यानी एक लिमिट्स में ही रह गई ये सारी चीजें, उससे क्रॉस नहीं हो पाई। और कई जगह ऐसी हैं जैसे कि कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, यहाँ पे तो बहुत सारी जानें चली गई, बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड हो गई, यानी प्रॉपर्टी नष्ट हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन फिर भी सबसे खास बात यही है कि न्यूक्लियर वॉर नहीं हो पाया। छोटे मोटे युद्ध हुए, बहुत सारे लोगों की जान चली गई कई जगह पे, लेकिन न्यूक्लियर वॉर नहीं हो पाया। यानी कि दोनों महाशक्तियों के बीच में कोई डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ जिससे दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर से बच गई, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता तो आप समझ सकते हो कि कितनी भयंकर तबाही हो जाती, लेकिन बच गई। अब ऐसा यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आता है आपके पेपर में, और कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि जो मतलब कुछ ऐसी कंट्री थी जो आउटसाइड, यानी जो बाहरी देश थे, जो कि दोनों ही ब्लॉक्स में नहीं थे, जो ना तो ईस्टर्न अलायंस के थे ना ही वेस्टर्न अलायंस के थे, बाहर के देश, ठीक है, जैसे कि नेम वाले देश या फिर अन्य देश, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किस चीज में, उन्होंने कोल्ड वॉर को कम करने में, कोल्ड वॉर में जो संघर्ष चल रहा था उसको कम करने में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। जैसे कि उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आ जाता है जवाहरलाल नेहरू का। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये आप याद रखें। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो लीडर थे नेम के, यानी कि नॉन अलाइंग मूवमेंट के। इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने ये मीडिएटर बने थे एक तरह से कोरियाज के बीच में, जो
नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया आप पढ़ते हो, तो दोनों कोरिया कोरिया के बीच में युद्ध जैसा माहौल रहता था। ऐसे में जो ये कोल्ड वॉर एरा का जो टाइम था उसमें जवाहरलाल नेहरू ने भूमिका निभाई और इनके बीच में समझौता करवाया। ऐसे ही यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी थे, इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कॉन्गो संकट के दौरान। जो कॉन्गो क्राइसिस हुआ था उस समय इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दोनों के बीच में विवाद सुलझाने में। तो एक चीज ध्यान रखना कि ये जो कोल्ड वॉर एरा का जो टाइम था, इस टाइम में बाहर के जो देश थे जो कि दोनों ही ब्लॉक्स में नहीं थे शामिल, उन्होंने भी इनके बीच में युद्ध को या फिर इनके बीच में विवाद को कम कराने का पूरा प्रयास किया था। ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा था कि एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जब दोनों महाशक्तियां जो थी वो वेपन्स बढ़ाने में लगी थी, यूएसए भी बहुत वेपन्स बढ़ाई जा रहा था, यूएसएसआर भी बहुत वेपन्स बढ़ाए जा रहा था। ऐसे में वेपन्स तो बढ़ रहे थे लेकिन इनको डर भी था कहीं ऐसा ना हो जाए दोनों के बीच में युद्ध हो जाए, क्योंकि दोनों को पता नहीं था कि किसके पास कितने खतरनाक हथियार हैं, और अगर युद्ध हो जाता तो बहुत खतरनाक हो जाता। तो ऐसे में डर लगता था कोई शरारत ना कर दे, कोई जानबूझकर कोई मतलब अटैक ना कर दे किसी पे और उसका वो सामने वाली महाशक्ति उसको गलत समझ बैठे और युद्ध हो जाए। तो कई तरह के डर रहते थे। तो ऐसे में ये महाशक्तियां डरी भी हुई थी वॉर्स को लेकर। एक तरफ हथियार बढ़ा रही थी, दूसरी तरफ डरी भी हुई थी। तो ऐसे में क्या हुआ, दोनों महाशक्तियों को ऐसा महसूस हुआ कि हमने हथियार तो बहुत बढ़ा लिए हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे बीच में वॉर हो जाए, और न्यूक्लियर वॉर अगर होगा तो ये भी नहीं पता लगा सकते कि कौन विजेता रहेगा, कौन जीतने वाला रहेगा। ठीक है, कौन जीतेगा इसे, क्योंकि इतने हथियार इनके पास थे, तबाही मच सकती थी। तो ऐसे में क्या हुआ, इन्होंने सोचा 1960s में कि क्यों ना हम आपस में कुछ ये जो हथियार बढ़ा रहे हैं इसको कम करने के लिए कोई ट्रीटी कर लें, कोई अग्रीमेंट कर लें, कोई समझौता कर लें। तो इनको ऐसा महसूस हुआ, तो इन्होंने क्या करा, एक डिसाइड में, यानी 10 साल की बात होती है, ठीक है, 1960 से 70, इन 10 सालों के बीच में इन्होंने 3 महत्वपूर्ण समझौतों पे हस्ताक्षर करे। यानी 3 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट आप कह सकते हो या फिर ट्रीटी कह सकते हो जो इनके बीच में हुई। वो कौन कौन सी थी, ये आपके पेपर में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके 1 मार्क्स में पूछा जाता है। कई बार एलटीबीटी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, एनपीटी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, ऐसी चीजें आपसे पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, तो देखिए, एक एलटीबीटी संधि हुई जिसको हम ये जो ट्रीटी हुई जिसको हम लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी कहते हैं। फिर दूसरी एनपीटी है जिसको हम न्यूक्लियर नॉन प्रोलीफेरेशन ट्रीटी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी जो हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इनमें से क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये आपके पेपर में बिल्कुल आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया है, और आज के इस वीडियो में हमने 3 4 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक करे हैं। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके आते हैं और एनिनाज वाले टॉपिक से तो लॉन्ग भी आ सकता है। तो ये आपको सारे याद रखने हैं। और आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आए, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि टाइम निकाल के आपको रिप्लाई कर पाऊँ। ठीक है, तो आप एकलव्य स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे, वहाँ पे जाएंगे तो आप वहाँ पे मुझे देख पाएंगे, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद, जय भारत। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करा करो, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए दे रखी होती है। ठीक है, जल्दी आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे चैप्टर वाइज, डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक देंगे। जब भी हमारे नोट्स बन जाएंगे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप जब भी वीडियो को देखते हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लिया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।